गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है और 9:38 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 29th ऑफ अगस्त 2024। आज 29 अगस्त 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। और काफी सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं विकास यादव, शिक्षा, आस्था, सचिन, मेघा, प्रकाश, इसके अलावा श्रीधर, मुस्कान, दुष्यंत। ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मैं स्क्रीन पर देख पाया हूं। साथ में जुड़े हैं दिवांशु, शिवानी, अन्वेश, अली हुसैन अंसारी, अमित, रितिश, शोएब, ओवेश, चंदन, अमित, पुष्पा। आइए जी, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जल्दी से सारे के सारे लोग यहां पर मौजूद हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने शुरुआत की थी पढ़ने की एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत से। और प्राचीन भारत में हम लोगों ने बात की थी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। और प्रागैतिहासिक काल में हमने सबसे पहले स्टोन एज या पाषाण युग के बारे में बात की। उसके बाद हमने चाल्कोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल के बारे में बात की। और फिर हमने बात की अबाउट, उसके बाद हम लोगों ने बात की मेटल एज के बारे में या धातु युग के बारे में। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में आखिरी चीज हम लोगों ने यहां पर क्या डिस्कस की थी। और जहां तक मेरा ख्याल है, आज हमें स्टार्ट करना है पढ़ना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आधे ऐतिहासिक काल के बारे में। और आप जानते हैं कि आधे ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो आधे ऐतिहासिक काल में ही हमारे देश की या इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता या सबसे पहली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना होता है, विच इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। मेटल एज तक हमने पढ़ लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से डॉक्टर ने पूरी तरीके से बेड रेस्ट पे भेजा हुआ है मेरे को। फिजियोथेरेपी के सेशंस ले लेकर काम चल रहा है। यही रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों की जो क्लासेस हैं ना, वो बहुत ज्यादा मेरी क्लासेस नहीं लग पा रही हैं। वैसे तो आपकी क्लासेस रोज हो रही हैं, लेकिन मेरी क्लासेस ज्यादा इसलिए नहीं लग पा रही हैं। तो सिर्फ 2-3 दिन आपको और मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक से सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली चलने लगेंगी। मुझे मालूम है आप लोगों को इस बात की जरूर परेशानी हो रही होगी कि यार हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस कम लग रही हैं, लेकिन बस इस वीक और मैनेज कीजिए आप। अगले वीक से, ठीक है, सारी की सारी जो क्लासेस हैं आपकी वो रेगुलरली चलने लगेंगी, ठीक है। थोड़ा सा मेडिकल इश्यू की वजह से बीच में कुछ एक हफ्ता ऐसा हुआ कि आप लोगों की क्लास ज्यादा रेगुलर नहीं चल पाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब तक, है ना, तब तक आपका, अगर आप चाहें तो वीओडी सेक्शन आपके पास है, आप वीओडी से टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, चीजें कवर कर सकते हैं, ठीक है। पहले से मैं काफी बेहतर हूं और मुझे पूरी उम्मीद है ना, अगले हफ्ते तक मैं पूरी तरीके से फिर से वैसे ही दहाड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा जैसे मैं हमेशा करता हूं। वजह से थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये तो पहली बार ही हुई है ना। आपको पता है कि हम लोगों का रूटीन ना कैसा होता है। हम लोग सुबह से लेके शाम तक लगातार खड़े होकर स्क्रीन पर कैमरे के सामने आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं। ऊपर से मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई
तो आप ज्यादा देर ना तो खड़े रहिए ना तो ज्यादा देर बैठिए, पोस्चर ऑब्वियसली चेंज करते रहिए। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और बातचीत करते हैं। सर माई प्रेयर्स आर विद यू। अरे मेरे भाई, ऐसी कोई प्रेयर व्रेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं आईसीयू में नहीं भर्ती हुआ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। है ना, बस थोड़ा सा बैक पेन की शिकायत थी हफ्ते 10 दिन से, वो अब फिजियोथेरेपी की मैं सेशंस ले रहा हूँ सुबह, मेरे को जाना होता है फिजियोथेरेपी के लिए। अभी भी आपकी क्लास आपने देखा होगा कुछ 8-9 है ना मिनट क्या हुई, देर से शुरू हुई। मैं फटाफट से फिजियोथेरेपी करा के आया, आके फिर स्नान किया, नहाया धोया, तैयार होके फटाफट से आपके सामने आया, फिर थोड़ा सा टाइम लग गया। सर जी चेयर नहीं होता है स्टूडियो में? नहीं भाई, कोई चेयर नहीं होता है स्टूडियो में। हाँ लेकिन मुझे चेयर लाकर रखनी पड़ेगी, नो डाउट रखनी पड़ेगी। चलिए खैर, एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं एंशियंट हिस्ट्री में या प्राचीन इतिहास में आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने लास्ट जो बात की थी, ऑब्वियसली वो कहां तक की थी? लास्ट हमने बात की थी मेटल एज के बारे में, धातु युग के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि मेटल एज की अगर हम बात करें, धातु युग की अगर हम बात करें, तो धातु युग को 3 मेटल्स के बेसिस पर क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले कॉपर, क्योंकि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो धातु खोजी गई, दैट वाज कॉपर। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबे या सबसे पहले कॉपर खोजा गया, उसके बाद तांबे में ही टिन मिलाकर मनुष्य ने कांसे का निर्माण किया, जो कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद आती है आयरन एज के बारे में बात। आप जल्दी से कमेंट, आप जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर आप में से किसी को भी आज तक ऐसा लगता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन दो अलग अलग सिविलाइजेशन हैं, तो लेट मी करेक्ट यू, ये दोनों की दोनों नाम एक ही सभ्यता के हैं, जिसको पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, लेकिन अब ये कहलाती है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में बात करें या इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करें, तो एज पर कार्बन 14 डेटिंग मेथड, आप जानते होंगे एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसको हम कार्बन 14 डेटिंग मेथड कहते हैं। किसी भी चीज की तिथि पता करने के लिए हम इस टेक्निक का या इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन 14 डेटिंग मेथड से ही जब इस सिविलाइजेशन के काल के बारे में पता किया गया, समय के बारे में पता किया गया, तो पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये अपने मैच्योर्ड पीरियड में, अपने परिपक्व चरण में एग्जिस्ट करती थी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, यानी कि ईसा के जन्म से 2500 साल पहले से लेकर ईसा के जन्म से 1750 साल पहले तक ये जो सिविलाइजेशन थी ये एग्जिस्ट किया करती थी अपने मैच्योर्ड पीरियड में, अपने परिपक्व चरण में। हड़प्पा नाम क्यों हुआ सर इसका, मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा कि हम शुरू करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन
या सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये किस पीरियड की बात है? दिस पीरियड इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं। लेकिन जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं, जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, उन्हें आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। कहने का मतलब, मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया था, मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी लिपियों में उसने क्या कन्वे किया, क्या कहने की कोशिश की, ये हम आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि इस सभ्यता की जो लिपि थी उसको चित्र बना बना कर लिखा जाता था, इसमें पिक्टोग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए इस पीरियड को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्या कहा गया? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में ही एग्जिस्ट करती है हमारे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन, जो कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज बेसिकली अ सिविलाइजेशन? सभ्यता होती क्या है? किसे कहते हैं सभ्यता? क्या होती है सिविलाइजेशन? तो ध्यान रखेंगे, है ना, तो ध्यान रखेंगे कि जब एक भूभाग में या एक क्षेत्र में रहने वाले लोग एक ही जैसे कल्चर को फॉलो करते हैं, एक ही जैसी संस्कृति को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सभ्यता कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसकी शुरुआत कैसे हुई या इसके बारे में हमें कैसे पता चला? क्योंकि आप जानते होंगे आज से लगभग 100 साल पहले तक, 1921 तक, 1921 तक, हम केवल और केवल यही समझते थे कि हमारे देश में सबसे पहली सिविलाइजेशन आज से 3,500 साल पहले शुरू हुई, जब ईसा के जन्म से 1,500 साल पहले यानी कि 1500 बीसी में हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का। जब आर्य हमारे देश में आए सेंट्रल एशिया से, और उन्होंने ही हमारे देश में आकर एक रूरल सिविलाइजेशन, एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता कहते हैं। लेकिन 1921 में आप जानते हैं पाकिस्तान में हड़प्पा के पास रावी नदी के किनारे मांट गोमड़ी जिले के हड़प्पा नामक स्थान पर जमीन के नीचे से खुदाई में, उत्खनन में एक पूरे के पूरे शहर होने के एविडेंसेस हमें मिले, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और आप जानते हैं, हमें पता चला कि हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता आज से 3,500 साल पहले नहीं, बल्कि आज से 4,500 साल पहले शुरू हो चुकी थी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सिविलाइजेशन कहलाती है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसके जो शुरुआती स्थल मिले, इनिशियल जो इसकी साइट्स मिली, वो इंडस वैली में एग्जिस्ट करती थी, वो सिंधु घाटी में एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। और दोस्तों आप जानते हैं यही सिंधु नदी हमारे देश की पहचान भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु नदी को ही पर्शियंस के द्वारा या फारसी लोगों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा इंदू कहा जाता था। इंदू ही मॉडिफाई होकर शब्द बना हिंदू। सिंधु से ही हम क्या कहलाए हैं? हिंदू कहलाए हैं। और हिंदू से ही हमारा देश क्या कहलाया? हिंदुस्तान। हमारे देश के लिए सबसे पहले हमारे देश को हिंदुस्तान नाम देने का काम किसने किया था? पर्शियंस ने किया था, ईरानी लोगों ने किया था। लेकिन इस हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? अरेबियंस के द्वारा, अरबों के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि 712 ईस्वी में, इन 712 AD, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया वाज हैपेंड बाय द अरेबियंस। अरबों के ही द्वारा हमारे देश में सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन या मुस्लिम आक्रमण किया गया 712 ईस्वी में। तो अरबों ने ही सबसे पहले हमारे देश को हिंदुस्तान कहा। लेकिन ये जो हिंदुस्तान शब्द हमारे देश के लिए दिया गया था, ये पर्शियंस ने दिया था, ये ईरानियों ने दिया था। क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि जो फारसी भाषा होती है
उसमें सिंधु, उसमें सा का उच्चारण नहीं हुआ करता है, तो इसीलिए ये सिंधु को इंदु कहा करते थे। इंदु से ही हम कहलाए हिंदू, और हिंदू से ही हमारा देश कहलाया हिंदुस्तान। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम सभ्यता कहा जाता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम सभ्यता कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, दिस सिविलाइजेशन इज कंटेम्परेरी टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि इराक के बेबीलोन में हुआ करती थी। एक बार एसएससी सीजीएल में ही क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व की विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कहलाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और आप जानते होंगे, जो आज इराक देश है, जो आज इराक कंट्री है, उसी को प्राचीन काल में, उसी को एंशिएंट पीरियड में क्या कहा जाता था, मेसोपोटामिया कहा जाता था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता ही विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कहलाती है। और उसी सभ्यता के कंटेम्परेरी या समकालीन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ही कंटेम्परेरी मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगली चीज ध्यान में रखेंगे, दिस इज एन अर्बन सिविलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, तो ध्यान रखेंगे इस सभ्यता में रहने वाले लोग सारे के सारे शहरी थे। दिस सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अर्बन सिविलाइजेशन। ये शहरी सभ्यता कहलाती है। शहरी सभ्यता क्यों कहलाती है? इसके कई सारे रीजंस हैं, इसके सही कई सारे कारण हैं। जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इस सभ्यता के तहत हमें जितनी भी इमारतें और जितने भी मकान मिले हैं, वो सारे के सारे पक्की ईंटों से बने हुए थे। और वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो वहां की जल निकासी प्रणाली थी, वो अद्वितीय थी, वो बहुत ज्यादा एडवांस थी उस समय के हिसाब से। तो आप कह सकते हैं कि दैट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, ये एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी। और दिस सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर, और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, अपने नगर नियोजन के लिए। क्योंकि इतने प्लान्ड तरीके से यहां पर नगरों को बसाया गया था, टाउन्स को बसाया गया था, ये लोग या ये काम ग्रामीण लोगों के तो बस की नहीं है। ये काम ग्रामीण लोग तो नहीं कर सकते हैं, ये डेफिनेटली लोग शहरी हुआ करते थे, बहुत एडवांस हुआ करते थे। इसीलिए ये सभ्यता सबसे ज्यादा अपनी टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन के लिए और इट्स ड्रेनेज सिस्टम, अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी।
अपनी टाउन प्लानिंग, यानी कि सर फेमस फॉर समझाना दोबारा, मैंने कहा ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है, एक शहरी सभ्यता मानी जाती है, और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, सबसे ज्यादा फेमस है अपनी टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन के लिए और अपने ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली के लिए। और ध्यान रखेंगे इस सभ्यता के सबसे पहले एविडेंस या सबसे पहले साक्ष्य 1826 में प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। इसके द्वारा, चार्ल्स मेसन के द्वारा। इस सभ्यता के अवशेषों को सबसे पहले 1826 ईस्वी में हड़प्पा से चार्ल्स मेसन के द्वारा प्राप्त किया गया था। सर मेसोपोटामिया का नया नाम क्या था? मेरे भाई, मैंने अभी आपको बताया कि जो आज इराक है, इराक को ही कभी प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया कहा जाता था। यहां तक की बात सबको क्लियर है? सर ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? पहले ये तो जान ले भाई, शुरू कैसे हुई? तूने तो शुरू करने से पहले ही खत्म कर दी। पता चलेगा भाई, पता चलेगा कैसे खत्म हुई। धैर्य रखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब इस सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चला? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली हमें यही लगता था कि हमारे देश में जब सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आर्यंस आए, तो आर्यंस ने ही आकर यहाँ पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार करके उसे आर्यवर्त नाम दिया, जो कि हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है। और इसी आर्यवर्त क्षेत्र पर उन्होंने एक रूरल सिविलाइजेशन या ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की। हमारे पास यही जानकारी थी आज से लगभग 100 साल पहले तक, यानी कि 1921 तक। लेकिन आप जानते होंगे, जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, लॉर्ड डलहौजी, और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे या आपने सुना भी होगा, 1848 से लेके 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। और इसी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का विकास शुरू करवाया, और भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन, सबसे पहली यात्री रेल इसी डलहौजी के द्वारा 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को बंबई से लेकर ठाणे तक चलवाई गई। और जब ये काम हुआ तो इसके बाद देश के अलग अलग भागों में या सभी भागों में रेलवे नेटवर्क बिछाए जाने का काम शुरू हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे लाइंस बिछाने का काम चल रहा था, तो रेलवे लाइंस बिछाने के लिए जमीन पर बने हुए जो टीले थे
उनको खोदकर जमीन को समतल किया जा रहा था, फ्लैट किया जा रहा था। और जब ऐसा किया गया तो वहां पर खुदाई में भारी मात्रा में, भारी संख्या में ब्रिक्स निकली या ईंटें निकली और कई सारे अवशेष निकले। इनिशियली तो सारे के सारे कारीगरों ने इन सारी की सारी चीजों को नजरअंदाज किया और जितनी भी ईंटें निकलती रही खुदाई में वो सारे के सारे रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए ही इस्तेमाल में ली जाने लगी। कहने का मतलब इनिशियली जितनी भी ईंटें वहां से निकली थी, जितनी भी चीजें वहां से निकली थी, उन सब का इस्तेमाल किया जाने लगा, सबको नजरअंदाज करके, सबको इग्नोर करके। और ध्यान रखेंगे इनिशियली तो ये सारे के सारे जो अवशेष वहां से निकल रहे थे वो कम मात्रा में और कम फ्रीक्वेंटली निकल रहे थे, लेकिन जब वो अधिक मात्रा में और अधिक फ्रीक्वेंटली निकलने लगे तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सका। और आप जानते हैं कि उन अवशेषों को इकट्ठा करके उन पर सबसे पहले रिसर्च करने का काम एक आर्कियोलॉजिस्ट ने किया जिसे हम अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जानते हैं। और इसी अलेक्जेंडर कनिंघम के ही प्रयासों से एएसआई डिपार्टमेंट या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट की स्थापना भी की गई। यही रीजन है, यही कारण है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारतीय पुरातत्व का जनक ही किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम के ही द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एएसआई, को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडर माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम यही कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और आप जानते होंगे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तो उसका अध्यक्ष जॉन मार्शल को बनाया गया। और जॉन मार्शल के ही निर्देशन में, जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में जिन जिन जगहों पर खुदाई से कुछ अवशेष हमें प्राप्त हो रहे थे या कुछ एविडेंसेस हमें मिल रहे थे, अब वहां पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया, अब उत्खनन का कार्य शुरू किया गया, या आप कह सकते हैं वहां पर एक्सकेवेशन से स्टार्ट की गई। और लंबे समय तक एक्सकेवेशंस या उत्खनन करने के बाद फाइनली सबसे पहली सफलता 1921 ईस्वी में मिली, जब इस सभ्यता की सबसे पहली साइट में प्राप्त हुई 1921 में, जो कहलाती है हड़प्पा। पाकिस्तान में मांट गोमड़ी जिले के अंतर्गत आता है हड़प्पा नामक स्थल, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो आता है, बिल्कुल आता है मेरे भाई, बिल्कुल आता है यार। ये तो वही बात हो गई कि क्या क्रिकेट के मैच में पावर प्ले आता है, बिल्कुल आता है मेरे भाई। मोहनजोदारो एक साइट है, एक स्थल है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। पहली साइट मिली हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी, और दूसरी साइट अगले ही साल 1922 में हमें मिली मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई 1922 में, जो कहां से मिली? सिंध में लरकाना डिस्ट्रिक्ट या लरकाना जिले से। हड़प्पा प्राप्त हुआ रावी नदी के किनारे, मोहनजोदारो प्राप्त हुआ
सिंधु नदी के किनारे, और ध्यान रखेंगे दोनों के ही दोनों जो स्थल थे या दोनों की दोनों जो साइट्स थी वो एक ही वैली में एग्जिस्ट करती थी, इंडस वैली में। और जब दोनों जगहों से मिले हुए अवशेषों को आपस में कंपेयर किया गया, उनकी तुलना की गई, तो पता चला उन अवशेषों से ये जानकारी मिली या ये पता चला कि दोनों ही जगहों पर रहने वाले लोग एक ही कल्चर को फॉलो किया करते थे। दैट वॉज अ सिविलाइजेशन, वो एक सभ्यता थी। और क्योंकि वो एक सभ्यता थी इसलिए उसे नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो भैया जल्दी से पूछ लीजिए। अब हमने, है ना, अब हमने इस सभ्यता का नामकरण तो कर दिया, अब हमने इस सभ्यता को नाम तो दे दिया। सर वाई वी कॉल इट हरप्पा इन इंग्लिश? समझा नहीं मैं। आस्था जी, आप मुंबई को मुंबई क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वो उस जगह का नाम है। तो पाकिस्तान में मांट गोमड़ी जिले में एक जगह है हरप्पा, इसलिए इसको हरप्पा कहते हैं। क्योंकि हमें जो साइट मिली वो हड़प्पा में मिली तो उसको हम हड़प्पा ही तो कहेंगे। सर एएसआई की फुल फॉर्म बता दो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। सर दयाराम साहनी का पूरा नाम? हिमांशु, तूने दयाराम साहनी का आधार कार्ड बनवाना मेरे भाई। राय बहादुर दयाराम साहनी, क्या जरूरत है? कितने की जरूरत है उतना ही लिख लीजिए ना, दयाराम साहनी आएगा ऑप्शन में। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ साहनी आ जाए। राय बहादुर दयाराम साहनी, क्या करोगे पूरे नाम का? हमें आधार कार्ड थोड़ी बनवाने हैं। अब जैसे आर डी बनर्जी लिख लीजिए आप, बनर्जी तो आएगा ही आएगा लिखा हुआ। या तो राखल दास बनर्जी आएगा या आर डी बनर्जी आएगा, दोनों ही नाम से आप समझ जाएंगे बात किसकी हो रही है। बस। अब जब इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सर रेलवे की हिस्ट्री बाद में लिखवाओगे क्या? मैं रेलवे की हिस्ट्री नहीं लिखवा रहा था बेटे, मैं तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा था कि लाहौर से लेके कराची के बीच में खुदाई क्यों चल रही थी। रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए चल रही थी, जिसकी वजह से हमें इस सभ्यता के बारे में पता चल गया। सर जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल वॉज द चेयरमैन ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पहला अध्यक्ष, सबसे पहला निर्देशक जॉन मार्शल हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि क्या ये सिविलाइजेशन, क्या ये सभ्यता केवल और केवल इंडस वैली में ही एग्जिस्ट करती थी या बाकी नदियों और घाटियों के किनारे भी इसकी कोई एग्जिस्टेंस थी? अब जब इस सभ्यता के बारे में पता चल गया तो और भी नदी घाटियों के किनारे एक्सकेवेशंस किए गए, उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, और जब बाकी नदी और घाटियों के किनारे भी खुदाई की गई तो हमें पता चला ये सभ्यता केवल और केवल इंडस वैली में नहीं बल्कि
पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी कि पूरे के पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए ध्यान रखेंगे, इस सभ्यता से मिलने वाली सबसे नॉर्दर्न साइट, सबसे साउदर्न साइट, सबसे वेस्टर्न साइट, सबसे ईस्टर्न साइट, ऐसी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर रिवर बता दो। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे। बाकी जो स्थल है वो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। सर इन टोटल कितने हड़प्पन साइट्स मिले हैं टिल डेट? 1350 से ज्यादा बस्तियां मिल चुकी हैं, 350 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं मेरे भाई। इस सभ्यता इस सभ्यता से मिलने वाली सबसे नॉर्दर्न साइट या सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर का मांडा। सबसे नॉर्दर्न या सबसे उत्तरी स्थल, ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर का मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है, एट द बैंक ऑफ चेनाब रिवर या चेनाब नदी के किनारे। बिल्कुल इसी तरीके से लिख लीजिएगा, आपको स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सबसे नॉर्दर्न साइट कौन सी है। तो सबसे नॉर्दर्न पूछे तो मांडा, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में, चेनाब नदी के किनारे। सबसे साउथ की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में तैमाबाद नामक स्थान। ये सबसे साउदर्न साइट मानी जाती है, सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। सबसे साउदर्न साइट मानी जाती है दैमाबाद, महाराष्ट्र का दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। उसके बाद अगर हम सबसे वेस्टर्न साइड की बात करें, सबसे पश्चिमी स्थल के बारे में बात करें, तो सबसे वेस्टर्न साइड, सबसे ज्यादा पश्चिमी स्थल जो हमें मिला है, दैट इज सुत कागेंडोर। वो कहलाता है सुत कागेंडोर, जो कि हमें दाश्क नदी के किनारे मिला है, एट द बैंक ऑफ दाश्क रिवर, सुत कागेंडोर। और सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले का आलमगीरपुर नामक स्थान, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। ज्यादातर एग्जाम में स्थल देकर या तो नदी का नाम पूछेंगे, या स्थल देकर उसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता का नाम पूछेंगे आपसे। क्लियर हो गई बात? चलिए, मेक अ टेबल नाउ। अब आप एक टेबल बनाइए और ऊपर लिख लीजिए फेमस साइट्स ऑफ, फेमस साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन।
हेडिंग डाल लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, फेमस साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल या महत्वपूर्ण स्थल। टेक अ टेबल, एक तालिका बनाएंगे जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे साइट या स्थल का नाम, उसके बाद लिखेंगे ईयर यानी कि वर्ष। सबसे पहले साइट या स्थल, उसके बाद वर्ष। रिवर, यानी कि नदी। और फिर एक्सकेवेटर या उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। तो अभी अभी मैंने आपको बताया इस सभ्यता से मिलने वाला सबसे पहला स्थल था। सबसे पहले लिख लीजिएगा हड़प्पा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रेजेंट लोकेशन, जो कि वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पर है, ऑब्वियसली ये तो आपसे नहीं पूछेंगे। सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोज 1921 में हुई। अभी अभी मैंने आपको बताया था रावी नदी के किनारे। खोजकर्ता उत्खनन करता हुए दयाराम साहनी। इस तरीके से आपको इस टेबल में लिखना है। सर अलेक्जेंडर कनिंगम कहाँ के थे? मेरे भाई ही वॉज एन ब्रिटिश इंजीनियर। ऐसा क्या काम पड़ गया अलेक्जेंडर कनिंगम से? मतलब कभी कभी ना, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं, जैसे वो आपने ना आजकल इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत ज्यादा फेमस चल रही है रील्स उनकी, एक कौन से महाराज है वो, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है ना, ऐसे ही कुछ नाम है ना उनका, घुंघराले से लंबे लंबे बाल रखते हैं वो, क्यूट से एकदम, क्यूट सी स्माइल करते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ऐसे ही कुछ नाम है शायद उनका। उनकी ना रील्स बड़ी वायरल होती हैं भाई, मैंने कई बार कई रील्स देखी है उनकी, बड़ी रील्स वायरल होती हैं। और वो वायरल क्यों होती हैं भाई साहब? एक तो वो खुद ही थोड़े से मजाकिया किस्म के पर्सन है, एक तो वो खुद ही बहुत हंसी मजाक करते हैं, फनी से लगते हैं। ऊपर से उनके जो भक्त हैं ना, जो जितने भी वहां पे पहुंचे होते हैं, उनसे भी ज्यादा फनी है वो, उनसे भी ज्यादा फनी बातें कर रहे होते हैं। इस बारी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब बैच में जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो कई बारी स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे सवाल भी कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई, ही वॉज अ ब्रिटिश इंजीनियर, वो ब्रिटिशर थे भाई। हमारे देश में देखो यार, ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजों ने करी, स्वाभाविक सी बात है। सर मैंने दर्शन करे हैं उनके, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, हम भी रोज कर लेते हैं दर्शन, तो ना क्योंकि रोज एक ना एक रील उनकी जरूर आ जाती है। और उनके पास भक्त और जो श्रद्धालु होते हैं ना, वो भी बड़े गजब गजब के आते हैं। कोई महिला कहती है कि हम अपने पति की शराब पीने की आदत से परेशान है, ये बहुत शराब पीते हैं, छोड़ते नहीं है। महाराज जी कहते हैं बताइए, महाराज जी पूरी डिटेल ले लेते हैं, कितनी पीते हैं, कौन सी पीते हैं, कितने की आती है।
ऐसी मैंने कई रील्स देखी है उनकी। एक छोटा सा बच्चा, राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। वो उल्टा बोल दिया उसने। उसको बोलना था आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उसने कहा मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। ये कई सारी उनकी रील्स हैं। खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट। इसके बाद दूसरा स्थल हमें मिला, अभी अभी मैंने आपको बताया था, लिख लीजिए, मोहनजोदारो। ये भी पाकिस्तान में है, हिंदी में लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो। 1922 में इसकी खोज हुई एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर। इंडस का मतलब सिंधु, हमारी सिंधु नदी को ही इंडस ग्रीक्स के द्वारा नाम दिया गया था। सर वृंदावन में सबसे फेमस प्रेमानंद महाराज जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखा है उनको भी। 17 में क्या जोड़े कि 70 हो जाए? नहीं नहीं, आपने उल्टा बोल दिया। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, ये था सवाल। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। एक बेचारा छोटा सा बच्चा है ना, अच्छी खासी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ता होगा, पढ़ा लिखा बच्चा था। तो महाराज जी ने सवाल पूछ लिया, बताइए 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। घुमा दिया उस बेचारे पढ़े लिखे बच्चे को। उसने गुहार भी लगाई, उसने कोशिश भी करी कि -53। ने कहा अरे माइनस प्लस नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है, बताइए। तो महाराज जी कहते हैं सबसे पहले हिंदी में लिखिए 70। और जब आप हिंदी में लिखेंगे 70, तो महाराज जी कहते हैं कि 70 लिख के रा पे बड़े आ की मात्रा लगा दीजिए, बन गया 17। 70 में आ की मात्रा जोड़ दीजिए तो वो 17 हो जाएगा। मैंने कहा वाह, काश एसएससी सीजीएल में भी ऐसे ही सवाल आते होते। नहीं, काश ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आते होते। सोचिए, आप सारे के सारे लोग आज एक्साइज इंस्पेक्टर होते। इसके बाद अभी अभी हमने बात की, इसकी खोज की गई आर डी बैनर्जी के द्वारा, राखल दास बैनर्जी। अगला स्थल लिखेंगे चन्हू दारो, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं चन्हूदड़ो। ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है भाई। चन्हू दारो या चन्हूदड़ो, इसकी खोज 1931 में 1931 में हुई एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के ही किनारे। और इसके उत्खननकर्ता, इसकी खोजकर्ता लिखेंगे एम जी मजूमदार। अगला लिखिए सुत कागेंडोर। अभी अभी हमने लिखा था कागेंडोर, जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 में हुई, 1927 में हुई एट द बैंक ऑफ दाश्क रिवर। उत्खनन करता टाइम, उत्खननकर्ता खोजकर्ता थे आर एल स्टाइन।
सर हिंदी में भी लिखा कीजिए। अरे मेरे भाई यार, मैं बोल तो रहा हूँ सुत कागेंडोर, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने देखा था हिंदी में कैसे लिखते हैं। ये देखो, लिखा तो है यहाँ पे सारी की सारी बात। इसके बाद अगला प्लेस लिखेंगे रोपड़। पंजाब में है रोपड़। सतलज नदी के किनारे, खोज 1953 में। एट द बैंक ऑफ सतलज रिवर, बाय वाई डी शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा। सर हिस्ट्री का पीएनजी क्लास नोट्स अपलोड करा देना प्लीज। यार मैं अपलोड करा दूंगा, एक्चुअली अभी मैंने इसलिए नहीं अपलोड करवाया क्योंकि अभी हमारा टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ। प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड दोनों के नोट्स आपके पास एक साथ अपलोड होंगे। चलिए इतना ही रखते हैं, अभी हमें और भी स्थलों के बारे में बात करनी है। तो अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बाकी स्थलों के बारे में लिखेंगे और इन स्थलों से मिलने वाले महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हमें मिली हैं, क्या क्या एविडेंसेस, साक्ष्य हमें मिले हैं, रिमेन्स हमें मिले हैं, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।